डियर स्टूडेंट, उत्पादन का सिद्धांत जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल का नियम का मैंने आपको अध्ययन कराया था, और उसके अंतर्गत जो अध्ययन कराया है उसमें उत्पादन फलन का अध्ययन कराया। उत्पादन फलन के अध्ययन के साथ ही मैंने आपको कुल औसत तथा सीमांत भौतिक उत्पाद का अध्ययन कराया है। कुल उत्पाद वक्र में विवर्तन कैसे होता है इसका अध्ययन कराया, और इसके अध्ययन के साथ ही सीमांत भौतिक उत्पाद क्या है, फिर सीमांत भौतिक उत्पाद का जो विवर्तन किया जाता है और उसकी जो व्युत्पत्ति की जाती है उसका भी अध्ययन कराया है। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब देखिए, परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है कि यह परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता क्या है। तो देखिए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का आर्थिक सिद्धांत में बहुत बड़ा महत्व होता है, और यह जो नियम है ऐसे उत्पादन फलन का अध्ययन करता है जिसमें कुछ साधन स्थिर रहने पर एक अथवा एक से अधिक जो साधन हैं उन साधनों में परिवर्तन किया जाता है। जब अन्य साधनों को हम स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो जो मात्रा बढ़ाई जाती है उसमें परिवर्तनशील साधन तथा स्थिर साधनों का जो अनुपात है वह बदल जाता है। अर्थात परिवर्तनशील साधन का अनुपात बढ़ता जाता है। इसे हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के घटते अथवा ह्रासमान प्रतिफल के पुराने नियम का नया नाम है। यहाँ प्रोफेसर स्टिगलर ने अपनी एक डेफिनेशन दी है, और उन्होंने कहा है कि जब कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में समान वृद्धि की जाती है तो एक सीमा के पश्चात उत्पादन में होने वाली जो वृद्धि है वह कम हो जाएगी, अर्थात सीमांत उत्पाद घट जाएंगे। फिर इसके बाद में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो अपनी परिभाषा दी है उसके अंतर्गत प्रोफेसर सैमुअल्सन इस बात को कहते हैं कि जब स्थिर साधनों की तुलना में कुछ साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि होगी, परंतु एक बिंदु के बाद साधनों की समान वृद्धियों से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन उत्तरोत्तर कम होगा या कम होता जाता है। फिर बात ये आती है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की आवश्यक शर्त क्या है, यानी परिवर्तनशील अनुपात के नियम की आवश्यक शर्त। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की आवश्यक शर्त। अब देखिए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की जो आवश्यक शर्त है वह क्या है। इसके अंतर्गत हम तीन तरह से इसका अध्ययन करते हैं। परिवर्तनशील आवश्यक अनुपात के नियम की जो आवश्यक शर्त हैं उनको हम तीन तरह से अध्ययन करते हैं। और देखिए, विविध अनुपात का नियम तथा घटते अनुपात का नियम कुछ विशेष दशाओं में ही लागू होता है।
यदि इन दशाओं में कोई परिवर्तन हो जाता है या कोई परिवर्तन हो जाएगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। ये विभिन्न दशाओं पर आधारित है और इसके अंतर्गत सबसे पहली जो दशा है वह यह है कि टेक्नोलॉजी समान एवं अपरिवर्तित रहे, यानी जो तकनीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी परिवर्तन होगा तो रिजल्ट इसका कुछ भी निकल के आ सकता है। तो देखिए, पहली इसकी जो आवश्यक शर्त है वह है, यानी तकनीक में समान एवं अपरिवर्तित रहे, और यदि टेक्नोलॉजी में सुधार हो जाए तो परिवर्तनशील साधन के सीमांत तथा औसत उत्पादन घटने के स्थान पर बढ़ सकते हैं, और यह पहली शर्त है। दूसरी इसकी जो शर्त है वह यह है कि कुछ साधन ऐसे अवश्य हों जिनकी मात्रा को स्थिर रखा गया हो, क्योंकि इस प्रकार ही हम साधनों के अनुपात में परिवर्तन कर सकते हैं तथा उनका उत्पादन पर प्रभाव जान सकते हैं। यदि सभी साधनों को अनुपातों से या सभी साधनों के अनुपात से बढ़ाया या घटाया जाता है तो यह नियम किसी भी स्थिति में लागू नहीं होता है। इसका अध्ययन हम जो करेंगे वह जो मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा, यही उत्पादन फलन का, उसके अंतर्गत मैं इसका स्पेशल अध्ययन कराऊंगा। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे, और इसीलिए मैंने इसे यहाँ नहीं लिया है कि अगर मैं इस टॉपिक को यहाँ लेता तो ये काफ़ी जो टॉपिक है बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ शॉर्ट किया है। समय की बाध्यता को देखते हुए एग्ज़ाम भी करीब आ गए हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ नहीं लिया है। अगले वीडियो के अंतर्गत मैं ये सारे टॉपिक लेकर के आऊँगा। फिर इसकी तीसरी जो शर्त है वह यह है कि यह नियम इस मान्यता पर लागू होता है या इस मान्यता पर आधारित है कि एक पदार्थ का जो उत्पादन है वह करने के लिए विभिन्न साधनों के अनुपातों में परिवर्तन करना संभव है। कैसे? यह नियम इस शर्त पर या यह नियम उन पदार्थों पर या पदार्थों की दशाओं में लागू नहीं होता है जिनका उत्पादन करने के लिए साधनों के निश्चित अनुपात का प्रयोग करना आवश्यक होता है। फिर बात आती है कि परिवर्तनशील जो अनुपात हैं उन अनुपात के नियमों की शर्त क्या है, यानी परिवर्तनशील अनुपात के नियम की क्या शर्तें हैं। शर्तें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। अब नियम की जो अवस्थाएं हैं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं क्या हैं, तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम की जो अवस्थाएं हैं वह 3 अवस्थाएं हैं, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक अवस्था का अध्ययन अच्छी तरीक़ा से कराने की कोशिश कर रहा हूं, और बहुत अच्छा ये मैं इसका व्याख्या करूंगा, आप इसे समझेंगे। तो देखिए, परिवर्तनशील अनुपात के जो नियम की अवस्थाएं हैं वह 3 अवस्थाएं होती हैं। जब कुछ साधनों के लिए या जब कुछ साधनों के स्थिर रहने पर एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके कारण उत्पादन को हम 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। इन 3 अवस्थाओं के उत्पादन फलन जिसमें एक साधन परिवर्तनशील है को हम रेखा चित्र से स्पष्ट करते हैं। मैं आपके समक्ष एक रेखा चित्र का निर्माण कर रहा हूं, उस रेखा चित्र से हम इसे पूरी तरह से क्लासिफाई कर लेंगे। तो चलिए रेखा चित्र का मैं आपके समक्ष निर्माण करता हूं। देखिए,
क्या है? अब देखिए, यहाँ मैं इसे दूसरे कलर से बनाऊंगा। मेरे साथ ही आप रेखा चित्र का निर्माण करते चलें।
अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस पर कोई लंब गिराऊं तो ये देखिए ये स्थिति इसकी बनती है, जिससे मैं ये जो स्थिति है यहाँ से ये जो बीच में आता है, जिससे मैं आपके समक्ष अब देखिए F, ये है B और ये है H। H T P और इसके साथ ही AP और ये है MP, ये X एक्सिस, ये मूल बिंदु O, मूल बिंदु O, X एक्सिस, Y एक्सिस, ये भी Y एक्सिस और इसके साथ ही इन्फ्लेशन पॉइंट, इन्फ्लेशन पॉइंट और B जो बिंदु है यह है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ये टोटल प्रोडक्ट है और देखिए ये है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज और ये स्टेज नेक्स्ट। इसके बाद ही BOUR लेवर, LABOUR और देखिए ये है आपका L, ये है N, L N और ये है M। ये है आपकी एवरेज
फिजिकल प्रोडक्ट और ये MP जो लिखा है ये है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और नेक्स्ट है आपका या यहाँ आप इसे यहाँ भी दिखा सकते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अब देखिए नेक्स्ट आउटपुट पर यूनिट इनपुट। आउट पर यूनिट इनपुट। नेक्स्ट ऊपर है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें 3 अवस्थाएं आपके समक्ष बनी हैं, मैंने 3 अवस्थाएं बनाई हैं। फर्स्ट स्टेज B बिंदु तक, सेकंड स्टेज B से H और थर्ड स्टेज H के बाद में। अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपके समक्ष हर एक अवस्था का अध्ययन कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र बनाया है, इस रेखा चित्र में x जो अक्ष है नीचे वाला, इस x अक्ष पर परिवर्तनशील अथवा घटते बढ़ते साधन की मात्रा तथा y अक्ष पर कुल उत्पादन या औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दर्शाए गए हैं। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन मैंने दर्शाए हैं y अक्ष पर। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मैंने आपके समक्ष रेखा चित्र का निर्माण किया है, इस रेखा चित्र में खींचे गए वक्रों से हम इस बात का पता चलता है कि साधनों के जो अनुपात हैं उन अनुपात में परिवर्तन होने पर, अर्थात कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा बढ़ाए जाने पर कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन किस प्रकार बदलते हैं। कुल उत्पादन वक्र जो TP है, कुल उत्पादन वक्र TP बिंदु H तक बढ़ता है। क्या होता है? बिंदु H तक बढ़ता है और H के बाद में क्या हो जाता है? घटना शुरू कर देता है। औसत तथा सीमांत उत्पाद वक्र भी पहले बढ़ते हैं और फिर घटना आरंभ कर देते हैं। ये तीनों ही अवस्थाएं हैं। परंतु सीमांत जो उत्पादन वक्र है, उस सीमांत उत्पादन वक्र की तुलना में पहले घटना आरंभ कर देता है और इस प्रकार कुल, औसत तथा सीमांत उत्पादन में जो परिवर्तन है, वह परिवर्तनों की जो अवस्थाएं हैं वह 3 अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है यानी प्रथम स्टेज, कौन सी? फर्स्ट स्टेज। इस फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत जो मैंने रेखा चित्र बनाया है, इस रेखा चित्र में पहली अवस्था में परिवर्तनशील जो साधन हैं उन साधन की मात्रा ON, कौन सी? ON, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा ON क्या होता है? तक दूसरी अवस्था N और M
के बीच की तथा तीसरी जो अवस्था है वह एम के पश्चात वाली है। यानी पहली अवस्था कौन सी है, ओ एन तक, दूसरी अवस्था एन और एम के बीच की, तीसरी अवस्था एम के बाद वाली, जो मैंने आपके समक्ष यहाँ लिखा है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब देखिए बात क्या है कि जो एम के पश्चात की जो अवस्था है वह तीसरी अवस्था होती है, और इस तीसरी अवस्था में क्या है, रेखा चित्र जो मैंने आपके समक्ष बनाया है, यह हम देख सकते हैं कि कुल उत्पादन जो वक्र है टीपी की जो ढाल है वह ढाल बिंदु ओ से लेकर एफ तक बढ़ रही है। कहाँ से, ओ से लेकर के, यहाँ से देखिए ओ से लेकर एफ तक बढ़ रही है, एफ से आगे भी बढ़ रही है, लेकिन जो क्रम है वह बढ़ती तो है लेकिन घटते हुए क्रम से बढ़ रही है। तो ओ से लेकर के जो एफ का बिंदु है वहाँ तक बढ़ रही है, और जिसका अर्थ यह होता है कि सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर बात ये आती है कि जो हमने रेखा चित्र बनाया है उस रेखा चित्र में कुल उत्पादन जो वक्र है टीपी, वह मूल बिंदु ओ से लेकर के एफ तक ऊपर की ओर कैसा होता है, नतोदर, जिसे हम कॉनकेव अपवार्ड्स बोलते हैं, वह बिंदु एफ के पश्चात तथा पहली अवस्था के भीतर कुल उत्पाद वक्र टीपी ऊपर की ओर चढ़ता है। कहाँ से, बी के बाद में ऊपर की ओर चढ़ रहा है। कौन सा, देखिए ऊपर की ओर जो चढ़ने वाला बिंदु है वह कौन सा है, यहाँ से और यहाँ तक, ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अब फिर बात ये आती है कि जब ये ऊपर की ओर चढ़ता है तो फिर क्या होगा, कुल उत्पाद वक्र जो टीपी ऊपर की ओर चढ़ता है, परंतु इसमें होता क्या है कि इसकी जो ढाल है वह घटती जा रही है, जिसका अर्थ यह है कि बिंदु एफ के पश्चात कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ रहा है, अर्थात सीमांत जो उत्पाद है वह घट रहा है, परंतु धनात्मक है। रेखा चित्र में जो एफ बिंदु है, इस एफ बिंदु और एच बिंदु के बीच का जो उत्पाद वक्र है वहाँ टीपी नीचे की ओर कैसा हो जाता है, नतोदर। फिर यहाँ से एच बिंदु से नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है, जो नतोदर होता है। फिर देखिए आगे क्या होता है कि जब ये नतोदर हो जाता है तो फिर क्या होगा, बिंदु एफ जहाँ कुल उत्पादन वक्र बढ़ती हुई दर से बढ़ना बंद कर देता है और घटती दर से बढ़ना शुरू कर देता है, जिससे हम क्या करते हैं, मोड़ बिंदु बोलते हैं। कौन सा, ये जो बिंदु, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है यह मोड़ बिंदु है। कौन सा है, मोड़ बिंदु हम इसे कहते हैं। इस मोड़ बिंदु एफ के बिल्कुल नीचे की जो सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है, जिसके बाद वह घटना आरंभ कर देता है। प्रथम अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ औसत उत्पाद वक्र का उच्चतम बिंदु होता है। प्रथम अवस्था के दौरान जब सीमांत उत्पाद घटता है या घट रहा है, वह औसत उत्पाद से फिर भी अधिक है, और इसलिए औसत उत्पाद जो वक्र है उस वक्र को ऊपर की ओर, कौन सा, औसत उत्पाद वक्र ऊपर की ओर क्या होता है, आकृष्ट करता है, और इस प्रकार प्रथम अवस्था के दौरान सीमांत उत्पाद वक्र एमपी कुछ भाग में बढ़कर फिर नीचे गिरने लगता है। औसत उत्पाद वक्र जो एपी है वह निरंतर बढ़ता जाता है, और प्रथम अवस्था में स्थिर साधन की जो मात्रा है वह मात्रा परिवर्तनशील साधन की तुलना में अत्यधिक है, जिससे यदि यह
स्थिर साधन की मात्रा को कुछ घटा दिया जाए तो कुल उत्पादन बढ़ गया है या बढ़ जाएगा। फिर बात आती है कि प्रथम अवस्था में स्थिर साधन का जो सीमांत उत्पाद है वह ऋणात्मक होता है। कौन सा? सीमांत उत्पाद ऋणात्मक कहाँ होता है? एम बिंदु के पास में। तो यहाँ क्या बोलता है कि प्रथम अवस्था में स्थिर साधन का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है और इस अवस्था को बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन है या वह जो परिवर्तनशील साधन है उस साधन के औसत उत्पाद में लगातार वृद्धि होती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम अवस्था में परिवर्तनशील जो साधन है उन साधन का सीमांत उत्पादन निरंतर नहीं बढ़ता, यह पहले बढ़कर फिर घटना प्रारंभ कर देता है, परंतु घटते भाग में भी यह औसत उत्पाद से अधिक होता है, जिससे औसत उत्पाद निरंतर बढ़ता रहता है। फिर बात आती है दूसरी स्टेज की, यानी जो सेकंड स्टेज है। इस सेकंड स्टेज में कौन सी? एन और एम के बीच वाली जो स्टेज है इसे देखना है। तो एन और एम के बीच की जो स्टेज है, इस दूसरी अवस्था में क्या होता है कि दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ना जारी रखता है और अपने अधिकतम बिंदु H तक पहुंच जाता है। अधिकतम बिंदु कौन सा है? H, और H तक ये पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, जहां पर दूसरी अवस्था समाप्त हो जाती है, इस दूसरी अवस्था में परिवर्तनशील साधन के जो सीमांत उत्पादन है वह जो हमने MP दिखाया है, यह सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन AP क्या होता है? दोनों ही घटते हैं परंतु धनात्मक ही रहते हैं। दूसरी अवस्था के अंत में परिवर्तनशील जो साधन है उन साधन का सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पादन का जो मूल बिंदु है वह M कुल उत्पादन वक्र के उच्चतम बिंदु H के बिल्कुल नीचे स्थित होता है, यानी H के नीचे M बिंदु स्थित है। दूसरी अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि फर्म अपना या फर्म उत्पादक उसी अवस्था के भीतर ही वस्तु का उत्पादन करेगा। दूसरी अवस्था को घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन दोनों ही निरंतर घटते हैं, इसलिए इसे हम घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। फिर बात आती है कि तीसरी स्टेज जो H के बाद वाली स्टेज है, जो अवस्था है, तीसरी अवस्था में क्या होता है? तो थर्ड स्टेज में या तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटता है और इसलिए कुल उत्पादन का जो वक्र है TP नीचे की ओर झुकता है। परिणाम स्वरूप परिवर्तनशील साधन का जो सीमांत उत्पादन है वह ऋणात्मक हो जाता है और सीमांत उत्पादन वक्र MP अक्ष X के नीचे चला जाता है। कहाँ? X के नीचे चला गया MP, और जब ये नीचे चला जाता है तो इस अवस्था में स्थिर साधन की तुलना में क्या होता है? परिवर्तनशील जो साधन है वह साधन अत्यधिक हैं, जिससे यदि परिवर्तनशील साधन की कुल मात्रा घटा दी जाए तो कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें परिवर्तनशील जो साधन हैं उनका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। इस तीसरी अवस्था में विशेष यह है कि प्रथम और तृतीय अवस्थाएं एक दूसरे के बिल्कुल समरूप हैं। प्रथम अवस्था में परिवर्तनशील साधन की अपेक्षा स्थिर साधन अत्यधिक होता है। परिणाम स्वरूप प्रथम अवस्था में
स्थिर साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। इसके विपरीत तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन की जो मात्रा है वह स्थिर साधन की तुलना में अत्यधिक होती है। फलस्वरूप तृतीय अवस्था में परिवर्तनशील साधन का जो सीमांत उत्पादन है वह ऋणात्मक हो जाता है। अब देखिए, तीनों ही अवस्थाएं मैंने आपके समक्ष बताई हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ खड़ा हो जाता है, और वह क्वेश्चन यह है कि वास्तविक उत्पादन जो है उसकी कार्य अवस्था क्या है। तो देखिए, यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने कि यह प्रश्न है कि एक विवेकशील जो उत्पादक है वह किस अवस्था में उत्पादन करे। मान लीजिए मैंने आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तीनों का अध्ययन कराया है, लेकिन फिर यहाँ प्रश्न एक ये खड़ा हो जाता है कि जो एक विवेकशील जो उत्पादक है वह कौन सी अवस्था में इसमें उत्पादन करे। जो फर्म उसने लगाई है या उद्योग जो लगाया है वह कहाँ पर उत्पादन करे। तो इसके लिए मैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज तीनों में फिर आपके समक्ष क्लियर करता हूँ कि उत्पादक को किस स्टेज पर उत्पादन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि एक विवेकशील उत्पादक तीसरी अवस्था में, कौन सी तीसरी अवस्था में, कौन एच से आगे वाली तीसरी अवस्था में क्या करेगा, कभी भी उत्पादन करना मुनासिब नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील जो साधन हैं उन साधन की सीमांत उत्पादन यानी जो एमपी है वो कैसा हो गया है, ऋणात्मक हो गया है। और जब ये ऋणात्मक होता है तो इसलिए एक उत्पादक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को घटाकर अपने कुल उत्पादन को बढ़ा सकता है। अतः विवेकशील जो उत्पादक है वह तीसरी अवस्था में किसी भी स्थिति में उत्पादन नहीं करेगा। तो तीसरी स्टेज में उत्पादन नहीं करेगा। अब देखिए सेकंड स्टेज में देखते हैं कि क्या सेकंड स्टेज में उत्पादन करेगा। तो देखिए फिर बात ये आती है कि दूसरी जो अवस्था है, इस दूसरी अवस्था में यदि परिवर्तनशील साधन निःशुल्क मिल जाए, क्या हो जाए, निःशुल्क भी मिलता हो, तो भी विवेकशील जो उत्पादक है वह द्वितीय अवस्था के अंत में जहाँ के परिवर्तनशील साधन का जो सीमांत उत्पादन है वहाँ जो शून्य होता है वहाँ पर उत्पादन करेगा। कहाँ पर? इस जगह पर उत्पादन करेगा। इसके बाद वाली स्थिति में नहीं करेगा, इस जगह पर उत्पादन करेगा। और जब इस स्टेज पर उत्पादन करेगा तो क्यों करेगा? क्योंकि द्वितीय अवस्था में अंतिम जो बिंदु एम है, इस एम बिंदु में पर परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। अतः उत्पादक अपने कुल उत्पादन यानी जो टीपी है, टोटल प्रोडक्शन को अधिकतम कर रहा होगा, जिससे परिवर्तनशील साधन का जो अधिकतम उपयोग हो रहा होगा वहाँ। और एक विवेकशील जो उत्पादक है वह इस अवस्था में भी उत्पादन नहीं करना चाहेगा। फिर बात आती है फर्स्ट स्टेज की। अब देखिए फर्स्ट स्टेज में कहाँ से कहाँ तक वह उत्पादन करेगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में आ जाते हैं। प्रथम अवस्था में उत्पादन करने का जो अर्थ है वह यह है कि स्थिर साधन का पूर्ण अथवा अनुकूलतम जो रूप है उस रूप से उपयोग नहीं कर रहा होगा, तथा वह परिवर्तनशील साधन की जो मात्रा है उस मात्रा को बढ़ाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करने की अवसरों का पूरी तरह लाभ नहीं उठा रहा होगा। अतः विवेकशील जो उत्पादक है या विवेकशील जो उद्यम करता है वह पहली अवस्था के भीतर नहीं रुकना पसंद करेगा, क्योंकि पहली अवस्था में तो लगातार वृद्धि हो ही रही है, तो पहली अवस्था के भीतर रुकना भी पसंद नहीं करेगा। अब जब यह रुकना पसंद नहीं करता है तो क्या होगा, उसके आगे अपने उत्पादन का विस्तार करना चाहेगा
और जब ये आगे विस्तार करना चाहेगा तो फिर कहाँ जाएगा, दूसरी अवस्था में। भाई अगर वो यहाँ से उत्पादन करेगा, इस जगह तक आएगा तो वो तो लगातार बढ़ ही रहा है, फिर जब यहाँ बढ़ेगा तो फिर यहाँ रुकेगा नहीं, आगे भी बढ़ के देखेगा कि आगे और क्या स्थिति है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। यदि स्थिर साधन बिना मूल्य के भी उपलब्ध हों तो भी विवेकशील उद्यमकर्ता प्रथम अवस्था के अंत में उत्पादन कार्य करेगा, जो अर्थात कहाँ पर, एन बिंदु तक भी उत्पादन कार्य करेगा। और जब जहाँ की स्थिर साधन का जो सीमांत उत्पादन है वह शून्य हो जाता है तथा परिवर्तनशील जो साधन है उस साधन का औसत उत्पादन अधिकतम है, उसके आगे वह उत्पादन का विस्तार किसी भी स्थिति में नहीं करेगा। अतः प्रथम अवस्था के अंतिम बिंदु एन पर यह स्थिर साधन का अधिकतम उपयोग कर रहा होगा और यही अवस्था श्रेष्ठ है एक उत्पादक के लिए। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य ही करें। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिकों को लेकर के आ सकूं। धन्यवाद।